जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम माइस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु लग्न की, उन जातकों की जिनका जन्म धनु लग्न में हुआ है, सेजिटेरियस में। धनु लग्न द्विस्वभाव लग्न है। धनु लग्न द्विस्वभाव लग्न है, अग्नि तत्व की लग्न है और लग्नेश गुरु होते हैं। धनु लग्न के स्वामी, शरीर के स्वामी गुरु होते हैं। इसलिए धनु लग्न वालों के लिए स्वाभाविक है कि शुभ दिन गुरुवार रहेगा। आइए जानते हैं धनु लग्न वालों की शारीरिक संरचना के बारे में। उसके पहले आप सभी से एक अनुरोध है, और खासकर धनु लग्न के जातकों से, जो हमारे दर्शक धनु लग्न के हैं, वो इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें, ताकि कुछ हम लास्ट में अचूक फल बताएंगे, ताकि आप उनसे वंचित न रह सकें और आपको अपनी लग्न के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं धनु लग्न वालों की शारीरिक संरचना के बारे में। जहाँ तक शारीरिक संरचना की बात है, तो ज़्यादातर धनु लग्न वालों के जो जातक होते हैं, उनके दांत बड़े होते हैं, मुख सुंदर होता है, पैर छोटे होते हैं, रंग गोरा होता है, सुगठित शरीर होता है, कद कुछ लंबा होता है, विशाल मस्तक होता है, लंबी नाक होती है, चमकदार आंखें होती हैं, घनी भौहें होती हैं। इनका जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी होती है बहुत शानदार होती है और धनु लग्न वाले बहुत सुंदर होते हैं। अब धनु लग्न वालों के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं कि कैसी आपके जो है आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है। धनु लग्न वाले प्रकृति प्रेमी होते हैं, आशावादी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ज़्यादातर समाज की चमक दमक से दूर रहने वाले होते हैं। इनके अंदर बुद्धिमत्ता, पराक्रम और आत्मनिर्भरता, बुद्धिमत्ता, पराक्रम, आत्मनिर्भरता इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। धनु लग्न वाले बहुत कार्यकुशल होते हैं, सत्य प्रेमी होते हैं, थोड़ा सा स्वभाव में चंचलता भी होती है, लेकिन अपने स्वभाव में नित्य परिवर्तन करने वाले होते हैं। हमेशा इनकी सोच में परिवर्तन होता रहता है, अपनी बात पे, अपनी सोच पे न टिकने वाले होते हैं। अतिभाषी, बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन इतना भी विनम्र नहीं होते हैं कि क्रोधी न हो। विनम्र भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं। क्रोध आता है लेकिन अतिशीघ्र शांत हो जाता है और समझौतावादी होते हैं। कहीं भी कोई भी मैटर हो, अंत में कंप्रोमाइज ही करना चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं। अपने धैर्य, अपने साहस के बल पर हर समस्या को सुलझा लेते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। द्विस्वभाव लग्न होती है धनु, तो द्विस्वभाव लग्न होने के कारण धनु लग्न वाले किसी भी विषय पे शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। और लग्नेश गुरु होते हैं, तो लग्नेश गुरु के होने से ईश्वर को मानने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं। यात्रा करने के, पर्यटन के, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। संगीत प्रेमी, लेखक, कवि, गायक, धार्मिक होते हैं। छोटे बच्चों से, पशु पक्षियों से बहुत लगाव रखने वाले होते हैं। घनिष्ठ व सच्ची मित्रता निभाने वाले होते हैं, बड़ी घनिष्ठ मित्रता करने वाले होते हैं, बड़ी सच्ची मित्रता करने वाले होते हैं और उसको निभाने वाले होते हैं। जिससे एक बार मित्रता कर लेते हैं, फिर उसे छोड़ नहीं पाते हैं, फिर उसे भुला नहीं पाते हैं। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उससे मुलाकात करने की इच्छा बनी रहती है। बचपन में धनु लग्न वाले बहुत सुखी संपन्न होते हैं। मध्यावस्था में कुछ कष्टकारी स्थितियां
निर्मित होती हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से कुछ कष्ट मिलते हैं, लेकिन जो वृद्धावस्था होती है, अंतिम अवस्था बहुत अच्छी होती है। धनु लग्न वालों को वृद्धावस्था में हर प्रकार का सुख भोगने को प्राप्त होता है। अब धनु लग्न की महिला जातकों की बात कर लें। जिन महिला जातकों का जन्म धनु लग्न में हुआ है वो पुरुषों से अधिक दयालु होती हैं। जो धनु लग्न के पुरुष जातक हैं उनसे ज्यादा धनु लग्न की महिला जातक दयालु होती हैं, विनम्र होती हैं, सहनशील होती हैं। धनु लग्न की महिलाओं में समर्पण की भावना पाई जाती है। इनके अंदर पूर्ण समर्पण की भावना होती है। आइए देख लेते हैं कि धनु लग्न वाले किन किन रोगों से परेशान हो सकते हैं या आपके जीवन में कौन कौन से रोग होना संभव होता है। अगर आपका धनु लग्न में जन्म हुआ है तो कोई न कोई आपको गुप्त रोग हो सकता है या यूरिनल पेशाब संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, वायु विकार, उदर विकार, पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या परेशान कर सकती है। आइए धनु लग्न के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। जहां तक धनु लग्न की डोमेस्टिक लाइफ की बात है तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा असामान्य होता है। जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। ऑल ओवर दाम्पत्य जीवन ठीक ही कहा जा सकता है। आइए धनु लग्न के व्यवसाय के बारे में बात कर लेते हैं। जहां तक व्यवसाय की बात है तो ये प्रायः व्यापार ही करते हैं, लेकिन अगर गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होती है तो ये उच्च अधिकारी बनते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी में ये वकील बनने वाले होते हैं, जज बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं, बैंक कर्मी, बैंक में भी नौकरी पा जाते हैं, अध्यापक, किसी स्कूल में टीचर भी हो जाते हैं, बीमा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ धनु लग्न वाले बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े ऋषि व संत बन जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि धनु लग्न वाले राजनीति के भी बड़े धुरंधर नेता होते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो राजनीति में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करके अपना पराक्रम दिखाते हैं। एक चीज देखी गई है कि धनु लग्न वाले प्रायः स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं, किसी के दबाव में नहीं रह सकते हैं। अब कुछ अचूक फलों की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है और लग्नेश गुरु है, और ये लग्नेश गुरु अगर पहले ही घर में बैठे हैं तो लग्नेश लग्न में होंगे, बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि धनु गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, प्रिय राशि है। तो जब गुरु पहले स्थान पे होंगे, लग्नेश लग्न में होंगे, गुरु धनु राशि में होंगे, तो आपको स्वस्थ बनाएंगे, मस्त बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, दीर्घायु बनाएंगे, परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा और जीवन में सदा बाहर रहेगी। आप विद्वान होंगे, समाज में मान सम्मान पाने वाले होंगे, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लग्न में गुरु होने से गर्मी का असर बहुत रहेगा। आपको गर्मी बहुत ज्यादा परेशान करेगी। आपको लगेगा कि मेरे शरीर में गर्मी बहुत असर करती है, मुझे गर्मी बहुत परेशान करती है। उसी तरह गुरु अगर दूसरे घर में होंगे तो गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है और गुरु कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं तो दूसरे घर में 10 का अंक लिखा होगा, अर्थात मकर राशि होगी, तो वहां पे बैठे गुरु नीच के होंगे। दूसरा घर जमा धन का होता है, तो स्वाभाविक है कि द्वितीय भाव में स्थित नीच के गुरु धन संबंधी समस्या अवश्य पैदा करते हैं। आपको लगेगा कि जितना धन आना चाहिए उतना नहीं आता है। ऐसी ही स्थितियां रहेंगी कि काम कोई रुका नहीं, पैसा कभी जुड़ा नहीं। और वाणी का स्थान है तो कभी कभी द्वितीय भाव में नीच के गुरु
अपने सामने भले ही कोई समाज का सम्मानित खड़ा हो, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा हो, लेकिन व्यक्ति आवेश में ऐसी वाणी ऐसी भाषा बोल जाता है कि सामने वाला अपने को अपमानित महसूस करने लगता है। बाद में ऐसे जातक अफसोस भी करते हैं। वो हम गुरु के उपाय बताएंगे। यही गुरु अगर तीसरे भाव में होंगे, तीसरा भाव पराक्रम का है, भाई बहनों मित्रों का है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों बहनों मित्रों का पूरा साथ मिलेगा। यही गुरु अगर कुंडली के चौथे घर में होंगे, बड़ी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि वहां पे गुरु की स्वयं की मीन राशि होगी। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा और हर प्रकार का जीवन में सुख प्राप्त होगा। गुरु पंचम भाव में होंगे तो संतान का सुख प्रदान करेंगे, उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे, सट्टे में लॉटरी में जुए में विजयी बनाएंगे, सट्टे लॉटरी से आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, कला के प्रति आपकी रुचि जागृत करेंगे। यही गुरु जब छठे भाव में होंगे तो छठा भाव रोग का होता है। गुरु पेट से संबंधित समस्या से परेशान करेंगे, गैस कब्ज एसिडिटी अपच जैसी स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। यही गुरु जब सप्तम भाव में होंगे तो जीवन साथी सदाचारी मिलेगा, धार्मिक मिलेगा, शिक्षित मिलेगा और दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। यही गुरु जब आठवें घर में होंगे तो आठवां घर आयु का होता है, वहां पे उच्च के गुरु होंगे, क्योंकि आठवें घर में 4 का अंक लिखा होगा और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो आठवें घर के गुरु दीर्घायु बनाएंगे, पुरानी चीजों से पैतृक संपत्ति दिलाएंगे, पुरानी चीजों से आपको लगाव रहेगा और उसके अलावा गुप्त धन गुप्त विद्या की प्राप्ति कराएंगे। यही गुरु जब नवम भाव में होंगे बड़ी अच्छी स्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि वहां सूर्य की सिंह राशि है, गुरु की मित्र राशि है। तो गुरु नवम भाव में आपको भाग्यशाली बनाएंगे, जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जन्म लेते ही पिता का भाग्योदय होगा, पिता का सुख मिलेगा, मन धार्मिक होगा, धर्म कर्म करने का, पर्यटन करने का, तीर्थ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। यही गुरु जब दसम भाव में होंगे, दसवां घर कैरियर का होता है, गुरु आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, उसके अलावा अध्ययन अध्यापन के अलावा आपको बैंक के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। यही गुरु जब 11वें घर में होंगे, 11वां घर आय का होता है, गुरु आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, संतान का सुख दिलाएंगे, उसके अलावा आपके रोजी रोजगार व्यवसाय में प्रगति कराने वाले होंगे। यही गुरु जब 12वें घर में होंगे तो 12वां घर विदेश और व्यय का होता है, व्यय तो कराएंगे लेकिन शुभ कार्यों अच्छे कार्यों में व्यय कराएंगे, जन्मभूमि से दूर आपको यश मान सम्मान व सफलता दिलाएंगे और पेट में कोई न कोई दिक्कत अवश्य पैदा करेंगे। जहाँ तक कुछ अचूक फलों की बात है, देखिए अगर लग्न में शनि बैठे हो, मंगल बैठे हो, राहु या केतु बैठे हो, या लग्न में शनि मंगल राहु या केतु किसी की दृष्टि पड़ रही हो, तो कहने का मतलब है कि लग्न धनु है और लग्न पे शनि मंगल राहु या केतु का कुप्रभाव है, कुदृष्टि है, या ये बैठे हैं, तो ऐसे जातक को विश्वासघाती बना देते हैं, जातक को धोखेबाज बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने गुणों का स्वयं ही बढ़ चढ़ के बखान करने वाला होता है, अपने आप को महापुरुष होने का आडंबर करने वाला होता है और जो वचन देता है उसको कभी पूरा नहीं करता है। और ये गुरु अगर चौथे घर में है वो हम बता चुके हैं, लेकिन एक अचूक फल ये बता रहे हैं कि चौथे घर के गुरु पीलिया रोग देते हैं, जॉइंडिस की बीमारी देते हैं। गुरु 8वें घर में होते तो उच्च के हैं, दीर्घायु करेंगे, लेकिन पितृ दोष का निर्माण होता है, पितरों का प्रकोप रहता है। गुरु दूसरे घर में नीच के होंगे तो शोक वियोग हो, कोई न कोई कारण ऐसा बनता है कि मन के अंदर वियोग होता है, शोक होता है और धन की कमी अखरती है। गुरु
चौथे या सातवें घर में होंगे तो जीवन साथी सेवादार होता है, अर्थात जीवन साथी सेवा करने वाला प्राप्त होता है। गुरु शुक्र 9 या 10 में हो, 9वें घर में या 10वें घर में गुरु शुक्र अगर एक साथ विराजमान है तो व्यक्ति का रुझान संन्यास की ओर हो जाता है, अध्यात्म की ओर हो जाता है। अब हम नीच गुरु के कुछ उपाय बता रहे हैं। अगर आपके लग्नेश गुरु कुंडली के दूसरे घर में, जहां पे 10 का अंक लिखा है, वहां पे विराजमान होकर के नीच के हैं, तो आप हर गुरुवार को केले के वृक्ष पे जल चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। हर गुरुवार को किसी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र में चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीले छिलके के केले, कुछ दक्षिणा रख करके दान कर दें और ब्राह्मण व पुजारी का पैर छू करके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। गुरुवार को पीले वस्त्र नहीं पहनना है, पूजा के समय तो पहन सकते हैं, उसके बाद नहीं पहनना है। पीली चीजें खिला देनी है, खानी नहीं है, जैसे कढ़ी हुई, चने की दाल हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। हर गुरुवार को अपने मस्तक पे, अपनी नाभि में केसर, हल्दी या पीले चंदन का टीका लगाएं। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।